everyone, welcome back to my channel. So लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था द रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। सिंपली अगर हिंदी में बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह। हमने उस विद्रोह के रीज़न क्या थे, क्या स्टार्ट कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि मुख्य परिणाम क्या निकलते हैं, मेन लीडर्स कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हम ब्रिटिशर्स की कुछ की सेटलमेंट्स और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी प्रणालियाँ या फिर ऐसे सेटलमेंट्स, ऐसी व्यवस्थाएं जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करी। तो 1857 से पहले ऐसे कौन सी पॉलिसीज़ थी, ऐसे कौन से सेटलमेंट्स थे जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू द EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। सो द British East India Company changed from a trading entity to a territorial power by imposing a specific administrative military system to maximize revenue and control। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आती है और टेरिटोरियल पावर में चेंज हो जाती है। मीन्स एक तरीके से अपना शासन बना लेती है यहाँ पर और मिलिट्री सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है, रेवेन्यू को कंट्रोल कर लेती है। तो होता क्या है कि 1773 और 1784 में जो पार्लियामेंट अटेम्प्ट्स होते हैं कंट्रोल करने के, जो रेवेन्यू कलेक्शन वाली बात होती है वो पास करी जाती है। अब एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे इसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के, शासन करने का, लैंड रेवेन्यू के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ इम्पोज करते हैं, कैसे कैसे सेटलमेंट्स लेकर आते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये इंडिया में, इसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब वो हो गया था कि जो EIC थी, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही थी और मतलब सारी चीज़ें चल ही रही थी। तो इन्होंने क्या किया, ये कैसे सेटलमेंट लेकर आते हैं कि इंडिया में अब जो EIC है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे, उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो। अब ब्रिटेन पार्लियामेंट से डायरेक्ट इंटरवेंशन हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट वो दखलंदाजी कर सकते थे। तो क्या हुआ कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई और जो है पहला गवर्नर जनरल जो है वो भी बना दिया गया, जो कि बंगाल में बना, और वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है इंडिया में वो 1773 में आता है, जिसमें ब्रिटेन पार्लियामेंट जो है, मतलब ब्रिटिश सांसद जो है वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के चीज़ों में इंटरवीन कर रही थी। फिर आता है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में बंगाल में आता है और इसमें क्या होता है कि जो ज़मींदार थे उनको ओनर बना दिया जाता है लैंड का, और टैक्स का जो अमाउंट है वो फिक्स कर दिया जाता है ECI के थ्रू। इसका मतलब ये होता है कि जो ज़मींदार्स हैं उनको पीजेंट से इतना टैक्स लेना ही लेना है, और पीजेंट जो बड़े बड़े ज़मींदार्स होंगे, ओनर्स होंगे लैंड के, उनको भी इतना टैक्स, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स जो है ECI को देना है। और ये सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू इंडिया में लाया गया था, मतलब इम्पोज किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू। कॉर्नवालिस या फिर कॉर्नवालिस, आप जिस भी तरीके से याद रखें, तो याद रखना कि 1793 में इसको लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ पे लैंड ओनर्स ज़मींदार बन चुके थे और रेवेन्यू अमाउंट जो था कलेक्शन, मतलब टैक्स कलेक्शन जो था वो फिक्स हो चुका था लैंड का। फिर आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। ये मद्रास और बॉम्बे में इम्पोज किया जाता है और इसमें भी क्या था कि मतलब जब उन्होंने देखा कि ज़मींदारों से भी, जो लैंड ओनर्स हैं उनसे धोखेबाजी हो रही है, कि वो भी कहीं ना कहीं अमाउंट सही तरीके से पे नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा रैयत मीन्स की जो कल्टिवेटर्स थे उस टाइम पे, डायरेक्टली किसानों से ही टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और टैक्स का अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता था, जब मन करता था वो बढ़ जाता था। फिर महालवाड़ी सिस्टम जो है नॉर्थ इंडिया में इम्पोज किया गया था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो कम्युनिटी, गांव के लोग हुआ करते थे,
उनको टैक्स पे करना था। अपने गाँव में कौन लोग रहते उस टाइम पे, पीजेंट्स रहा करते थे, फार्मर्स रहा करते थे, तो इन्हीं से जो है लिया जाता था। तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम है मद्रास और बॉम्बे में, अगर हम कहें साउथ इंडिया में था, और जो महालवाड़ी सिस्टम है हमारे नॉर्थ इंडिया में इम्पोज था। उसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री कंपेन्स की, जिसकी वजह से वॉर हुई थी। एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुई। एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, और कार्नेटिक वॉर्स भी हुई थी। बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर थी, 4 वॉर्स हुई थी, और इसमें जो टीपू सुल्तान थे और जो उनके फादर रहे वो डाइड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। और लास्ट वॉर जो थी एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि जो मैसूर की लास्ट वॉर थी ब्रिटिशर्स के साथ, वो टीपू सुल्तान के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। तो 4 wars against the strong state of Mysore. टीपू सुल्तान डिफीटेड एट श्रीरंगपट्टनम 1799। तो टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और श्रीरंगपट्टनम में जो वॉर होती है, इन जगह सिंपली बात करी जाए तो जो मैसूर है उस टाइम पर, जो श्रीरंगपट्टनम है वो उसका इम्पॉर्टेंट सिटी आप उसकी कह सकते हो वो था। और वहाँ पर ये लास्ट वॉर होती है, और जहाँ पे टीपू सुल्तान हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीतते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जब भी कोई वॉर होती थी और जब इंडियन रूलर्स हार जाते थे, तो ब्रिटिशर्स उनसे उनके इम्पॉर्टेंट एरियाज़, उनके इम्पॉर्टेंट शहरों को ले लिया करते थे, जो वेल्दी होते थे, रिसोर्सफुल होते थे उन्हें। फिर आता है एंग्लो मराठा वॉर। तो 3 एंग्लो मराठा वॉर होती है, जो क्या करती है, अब कॉन्टीन्यूअस वॉर्स की वजह से जो रूलर्स, इंडियन रूलर्स थे, उनकी पावर ना ख़त्म होने लगती धीरे धीरे। तो अभी क्या करता है कि जब कंटिन्यू वॉर होती है, मराठास धीरे धीरे हारने लगते हैं, और ये ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है, यानी कि ब्रिटिश पावर को और बढ़ा देता है। अब इसमें भी यही होता है कि जब इनकी वॉर होती है तो 3rd वॉर में फिर से हार जाते हैं, और इनको ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है, जिसमें इनके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को ब्रिटिशर्स जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए जो नई पॉलिटी सिस्टम ले गए, सब्सिडी अलायंस, ये वेल्लेस्ली लेकर आए थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली लेकर आए थे। तो सब्सिडी अलायंस में ये था कि इंडियन रूलर्स को ना, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनके जो ट्रूप्स थे, उनको अपनी आर्मी के अंदर शामिल करना पड़ेगा, और उनको मतलब उनको पे भी करना पड़ेगा। प्लस ये भी कहा गया कि ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, और हर एक रूलर की कोर्ट में जर्नल अपॉइंट कर दिया गया, जो कि इसलिए क्या गया, कहा कि आप कोई भी डिस्कशन करोगे, जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी हेल्प करेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें ये था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कोई भी डिस्कशन हो रहा, अगर इंडियन रूलर्स के बीच में कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी बातें उन तक पहुँचाए थे। ये कह सकते हो कि आप एक जासूस की तरह उन्होंने अपने जनरल्स को वहाँ पे उनके कोर्ट में पोस्ट किया हुआ था। अपने ट्रूप्स को इसीलिए रखा हुआ था कि इंडियन आर्मी को कम रखा जाए, और ब्रिटिश आर्मी ज़्यादा रहेगी तो कोई रेबेलियन बनने वाला नहीं होगा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से डलहौजी लेकर आए थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो स्टेट्स को एनेक्स कर रही थी, कब्जे में कर रही थी अपने। अगर किसी का कोई नेचुरल मेल हायर में, मीन्स कि मान लो एक जगह का राजा, कहीं का राजा जो है ख़त्म हो जाता है, कहीं का राजा मर जाता है, और उसका कोई बेटा नहीं है, कोई आगे उसकी संतान नहीं है जो उसको बढ़ाएगा, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा, जिसमें झांसी, अवध, ये सारे शहर थे। और इसी वजह से झांसी की जो रानी थी वो रेबेलियन बन गई थी। अब कुछ अर्ली बैटल्स होती हैं इसमें, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ये ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे, और किस तरीके से क्लाइव ने इंडियन आर्मी को हराना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने सिराजुद्दौला को डिफीट किया, सारी चीज़ें। सो बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में होती है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं सिराजुद्दौला को हराते हैं, जो कि उस टाइम पे बंगाल के नवाब होते हैं, और क्या करते हैं, बंगाल पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है, और ये अवध के जो दीवान होते हैं उनके साथ होती है। सो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ एम्परर एंड नवाब डिफीटेड दीवानी राइट्स गेन। तो अपनी दीवानी राइट को गेन करने के लिए, यानी कि दीवान सिंपली कहा जाए कि वो एरिया जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं उनको दोबारा से गेन करने के लिए, अपने राइट्स को दोबारा से हासिल करने के लिए, तो जितने भी नवाब्स और एम्परर थे वो सब एक साथ होते हैं और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। और इसमें
जो बंगाल के नवाब होते हैं उस टाइम पे 64 के टाइम पे मीर कासिम और जो सुजाउद्दौला होते हैं, सिराजुद्दौला अलग है और सुजाउद्दौला अलग है, ये एक साथ मिल के लड़ते हैं। जहाँ पे सुजाउद्दौला कहते हैं कि हमें दीवानी राइट्स चाहिए। फिर अगर हम बात करें सिंपल यहाँ पे, ये जो पॉलिसीज़ हैं हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से सिस्टमेटिक वॉर्स जो हुए हैं और जिस तरीके से अपने नए नए सिस्टम्स को लेकर आए हैं, सेटलमेंट्स को लेकर आए हैं, उसने इंडिया की पावर को किस तरीके से वीक कर दिया और धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है एक्सपेंड होने लगा। और यही रीज़न्स हैं 1857 के रेवोल्यूशन के कि सारे जो रीज़न्स हैं धीरे धीरे अर्ली रेसिस्टेंट रीजन्स में कन्वर्ट होते जा रहे थे। फिर कुछ गवर्नर जनरल्स और ओरिएंटलिस्ट की और एंग्लिसिस्ट की डिबेट्स। तो गवर्नर जनरल जो हमें याद रखने चाहिए इसमें, मतलब इस पूरे टॉपिक में याद रखने, वॉरेन हेस्टिंग 1773 एंड 1785। वॉरेन हेस्टिंग का आप इस तरीके से ध्यान रखना कि जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो जो गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं पहले वो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि वॉरेन हेस्टिंग एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं इंडिया में उस टाइम पे, जो कि बंगाल में होते हैं। और ये अर्ली जुडिशियल एक्ट जो है EIC, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला सिस्टम है, जो आज के टाइम पे हम जुडिशियल सिस्टम देख रहे हैं, ये उस टाइम पे इम्पोज किया गया था। और सबसे पहली जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट जो है कोलकाता में करी गई थी। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 एंड 1793, जो अभी हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है यहाँ पे 1793 में वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू आया था, जहाँ पे ज़मींदारों को दोबारा से लैंड का ओनर बना दिया गया था। फिर लॉर्ड वेस्ली की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो सब्सिडरी अलायंस है हमारा, इनके थ्रू आ गया। 1798 और 1805 का टाइम पीरियड इनका रहा है। और ये आर्मी में आपको चेंज करते हैं यहाँ पर, और सब्सिडरी अलायंस जो है इम्पोज करते हैं यहाँ पर। देखो ये रहा सब्सिडरी अलायंस, ये ज़रूर याद रखना है कि, और इस पर सबसे पहले साइन किसने किया था, हैदराबाद के निज़ाम ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि इम्पोज किसने करा, कौन लेकर आया इसको, तो लॉर्ड वेस्ली। फिर लॉर्ड बैंटिक 1828 एंड 1835, तो जो ज़मींदार थे उनको डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली मीन्स अगर देखा जाए तो इंडियन कल्चर में इंटरवीन करना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने सती प्रथा, विडो बर्निंग यानी कि जो विडो रीमैरिज है, इसको भी इन्होंने स्टार्ट किया, जो लॉर्ड विलियम बैंटिक। और इसके अलावा जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं इंडिया में, सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो लेकर आए लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लव से इनके नाम से जाना जाता है। सो 1448 एंड 1856 टाइम पीरियड रहता है इनका। आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बैंटिक ने 1829 में सती अबॉलिशन करवाया। सती अबॉलिशन में क्या था, जो सती प्रथा थी, यानी कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका पति मर जाता है, तो उसको उसकी बॉडी के साथ जला दिया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग, सिपाही म्यूटिनिटी, जो 1857 में हमने सिपाही म्यूटिनिटी के बारे में पढ़ा था, वो इनके टाइम पीरियड में था। सो 1856 to 1862। सो आफ्टर लॉर्ड डलहौजी ये जो है नई जनरल बनते हैं हमारे गवर्नर जनरल। सो दिस सिपाही स्टेट्स फॉर ramified इन द इंडियन। इन्होंने क्या किया कि जो वही बात है कि अपने सिपाही सिस्टम स्टार्ट कर दिए, इंडियन आर्मी लेस कर दी इन्होंने। मतलब उसके बाद ना, मतलब 1857 के बाद इंडियंस को उन्हीं इंडियंस को रखा जाता था जो लॉयल होते थे, जो बहुत जो नीडी होते थे, अगर देखा जिनकी वफादारी को चेक किया जाता था, उन्हीं को रखा जाता था और बाकियों को इन्होंने हटा दिया था। तो ये जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड करने में, इंडिया में रिफॉर्म्स लाने में और ब्रिटिश पावर को स्ट्रेंथन करने में, उसको पावरफुल बनाने में हेल्प करी। फिर हम कुछ ओरिएंटलिस्ट और एंग्लोसिस्ट के बारे में जानते हैं इसमें। तो ओरिएंटलिस्ट वो थे जो, जैसे मतलब बताते आपको, हमने पढ़ा कि इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ गए थे। ब्रिटिशर्स उनको नौकरी दे रहे थे जिनको इंग्लिश आती थी, यानी कि उन्होंने इंग्लिश ब्राउन मैन डेवलप कर दिए थे।
तो ओरिएंटलिस्ट का मानना ये था कि अगर हमें इन्हें कोई लैंग्वेज सिखानी है तो हमें भी इनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, हमें इनकी लैंग्वेजेस को सीखना होगा, तभी हम इन्हें पढ़ा पाएंगे। मीन्स ये जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है कि आपको मदर टंग आनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी बच्चे को दूसरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो ओरिएंटलिस्ट का मानना था। बट एंग्लिसिस्ट का मानना क्या था कि ये एक वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, हम उन्हें डायरेक्टली इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, हमें उनकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी लैंग्वेज को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओरिएंटलिस्ट जैसे कि विलियम जॉन्स की बात करते हैं, ये एक ओरिएंटलिस्ट थे और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी फाउंड करी थी 1784 में। इन्होंने रीडिंग मतलब संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी और इन्होंने बंगाली लैंग्वेज सीखी, हिंदी सीखी, इसके अलावा भी और इंडियन लैंग्वेज सीखी थी ताकि ये इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर सकें। वहीं अगर हम एंग्लिसिस्ट की बात करते हैं तो थॉमस बेबिंगटन, मैकेले, ये वो थे जिन्होंने डायरेक्टली जो अगेंस्ट इनका कहना था कि हमें इनकी लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इन्हें इंग्लिश सिखाएंगे, ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो थॉमस मैकेले या फिर थॉमस बेबिंगटन आप याद रखना। इनका मानना था इंग्लिश एंड इंग्लिश टीचिंग टीचर, तो इंग्लिश में ही पढ़ाओ, इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश टीचर ही पढ़ाएगा, कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है इन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए। और इन्होंने इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है हमारा 1835 में जो आया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सो दिस इज़ द होल चैप्टर। और आप इस चैप्टर के नोट्स जो हैं इजीली वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।